जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कक्षा 10वीं का अध्याय 7 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईयर्स में, लगातार ईयर्स में, वही क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है कि नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें हम पहले यही हेडिंग देख लेते हैं कि समन्वय नियंत्रण क्या है। तो देखिए, जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण बीच संतुलन या शरीर को एक इकाई के रूप में कार्य करने की क्षमता को नियंत्रण कहते हैं। देखिए, नियंत्रण क्या होता है? बेसिकली अपने शरीर पर काबू पाना ही नियंत्रण है। जैसे कि आप धूप में खड़े हैं, आप अपने शरीर को उस टेम्परेचर के लेवल के काबिल बना जा रहे हैं, उस लेवल के आप काबिल बना ले जा रहे हैं अपने शरीर को कि वह उसे झेल सके। तो वही आपका क्या होता है? नियंत्रण। आपने नियंत्रण किया। और देखिए, इसमें लिखा भी है कि जीवों में, जी यानी कि हम या फिर कोई भी प्राणी जिसमें जान हो, तो जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण के बीच, बाह्य मतलब बाहर के और भीतरी मतलब अंदर के बीच संतुलन। बाह्य को आप मान सकते हैं धूप, जल, ठंडा जल मान सकते हैं, या आप अपने भीतरी वातावरण को मान सकते हैं कोई भी आपका जो टेम्परेचर होता है, तो उसके बीच शरीर को एक इकाई के रूप में कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। अब देखिए, नियंत्रण, उसके बाद क्या आता है? समन्वय। तथा नियंत्रण की स्थिति को समान रूप से बनाए रखने की प्रक्रिया को समन्वय कहते हैं। और उस नियंत्रण को एक समान रूप से बनाकर कार्य करने की क्षमता को ही आप क्या कहते हैं? समन्वय। तो नियंत्रण क्या है? अपने शरीर को बाह्य व अंदर के इकाइयों को झेल कर एक शरीर को एक इकाई के रूप में कार्य करने की क्षमता को नियंत्रण कहते हैं। और वह जो नियंत्रण है लगातार बना रह जाता है, तो उसे समन्वय कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसका और एक परिभाषा देख लेते हैं। अगर आपका 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है और आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो तुरंत आप क्या बताएंगे कि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया ना करने की क्रिया को नियंत्रण कहते हैं। उद्दीपक मतलब किसी वस्तु को देखकर या फिर किसी चीज को देखकर जो आपके बाह्य से आपको उद्दीपन करने से, यानी कि आपको अगर आपके सामने कोई आ गया सांप और आप उसे देखकर नियंत्रण ना करें, अनुक्रिया ना करने की क्रिया को समन्वय कहते हैं। मतलब कि आपके सामने कोई अचानक से चीज आ गई और आपने अनुक्रिया यानी कि प्रतिक्रिया नहीं दिया और अपने आप को उसके योग्य बनाया कि हाँ, ये मैं इसको रोक सकता हूं, तो वो जो आपका नियंत्रण, कंट्रोल होता है, वही आपका क्या कहता है? नियंत्रण, शॉर्ट में। आगे देखते हैं, आपका अगला है कि पादपों में समन्वय। पादप मतलब पेड़ पौधों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो देखिए, पादपों में समन्वय क्या होता है, तो देखते हैं पादपों में समन्वय कुछ गुण। समन्वय तो आप जान रहे हैं, वह चाहे पादप हो, यानी कि जब आप देखते होंगे कि बताया था जगदीश चंद्र बसु जी ने कि जब पेड़ पौधों में भी जान होता है, जब आप उनके पास, उन्होंने दिखाया कि कुल्हाड़ी लेकर उनके पास जाते हैं तो उनमें भी हलचल उत्पन्न होता है। यानी कि इससे क्या ज्ञात होता है कि पेड़ पौधों में भी जान होता है। उन्होंने बताया था, जगदीश चंद्र बसु भारत के वैज्ञानिक। तो देखिए, संपादकों में समन्वय के कुछ गुण देख लेते हैं। समन्वय के बारे में आप जानते ही हैं। तो देखिए, पहला गुण आपका क्या है? पौधों में समन्वय संवेदनशीलता आदि हार्मोन्स के कारण होती है। अभी आप आगे हार्मोन्स भी पढ़ने वाले हैं। हार्मोन्स क्या होता है? लगातार ये इसमें पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, हार्मोन और पादपों में समन्वय के कुछ गुण। इससे आपका ऑप्टिकल क्वेश्चन उठाता है। तो देखिए, पौधों में समन्वय संवेदनशीलता आदि हार्मोन्स के कारण होती है। अब देखिए, दूसरा आपका पॉइंट क्या है कि जड़ का नीचे की ओर जाना तथा तना का ऊपर आना ही आपका समन्वय का उदाहरण है। आप देखते होंगे कि जहां जिस जगह की जल अंदर तक होती है, जैसे कि आपका मरुस्थली में, तो वहां के जो वृक्ष होते हैं उनकी जो जड़ होती है बहुत ही अंदर तक होती है। और जहां आपका ज्यादा पानी होता है वहां की जड़ें कम अंदर तक होती हैं। क्यों? क्योंकि इससे वो अपने आप को जल तक तो उन्हें पहुंचाना है, चाहे ऐसे ही, तो वो अपनी जड़ों को बढ़ा लेते हैं। तो इससे ही ज्ञात होता है कि उनमें भी समन्वय पाया जाता है। देखिए, छुई मुई का आसपास मात्र सूख जाना। आप जैसे छुई मुई को छूते हैं वह तुरंत मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी संवेदनशीलता है, वह भी समन्वय का गुण रखता है। आगे देखते हैं। तो आपने पढ़ लिया कि क्या होता है आपका समन्वय, क्या होता है नियंत्रण, पादपों में नियंत्रण, जीवों में नियंत्रण। अब हम पढ़ेंगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा।
क्योंकि हार्मोन्स एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे सवाल तो बनाता ही है, चाहे वो ऑप्टिकल बनाए 2 नंबर या फिर 5 नंबर का। तो देखिए हार्मोन क्या होता है, हार्मोन को इंग्लिश में हार्मोन ही कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका देखिए, हार्मोन शब्द का अर्थ होता है, अगर हार्मोन शब्द का अर्थ लिया जाए तो उसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला, जो शरीर में उत्तेजना प्राप्त करता है, उत्तेजना करने वाला होता है, वही आपका हार्मोन होता है। स्टर्लिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1906 आपको याद रखना होगा, स्टर्लिंग ने 1906 में हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में किया। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उत्तेजित करने वाला पदार्थ यानी कि हार्मोन को किसने किस सन में और क्या बताया, हार्मोन को उत्तेजित करने वाला पदार्थ किसने और किस सन में बताया। तो आप कहेंगे कि स्टर्लिंग ने 1906 ईस्वी में हार्मोन का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था उन्होंने उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में, जो उत्तेजना प्राप्त करता हो, संवेदनशीलता प्राप्त करता हो, वही आपका क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। अब देखिए हार्मोन, तो पादप हार्मोन देख लेते हैं, यानी कि पौधों में हार्मोन। अब देखिए पादप हार्मोन वे जटिल कार्बन है, अब पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ है, मतलब जटिल मतलब कठोर कार्बनिक पदार्थ है, जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थान कहाँ होते हैं, पेड़ पौधों में कहाँ कहाँ होते हैं, निश्चित स्थान दिया गया है, वे विजयोतक कोशिकाओं में, उगती पत्तियों में और फलों में होते हैं। ये पादप हार्मोन कुछ ही स्थान, निश्चित स्थान जैसे दिया गया है, विजयोतक कोशिकाओं में होते हैं, उगती पत्तियों में होते हैं। विजयोतक कोशिकाओं मतलब क्या, कि जहाँ से आपका शाखाएं बन रही हैं नई नई, वहाँ में होता है, या फिर उगती पत्तियों में होता है, या फिर फलों में होता है। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। आपसे पूछ लेता है कि पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनेस, एब्सिलिक अम्ल और एथिलीन। 5 है, आपको याद करना होगा कि ये किस तरह से कौन कौन से हार्मोन होते हैं। अभी इसका हम उपयोग भी बताएंगे कि करके पॉइंट के रूप में। तो आप देखते रहिए वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना। देखिए पहला जो आपका है ऑक्सिन, दूसरा क्या है जिबरेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनेस, एब्सिलिक अम्ल और एथिलीन आपका है। चलिए इसके कार्य देखते हैं कि पहला जो इसका कार्य है यानी कि ऑक्सिन और जिबरेलिन साइटोकाइनेस, ये पौधों में वृद्धि के लिए होते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेस पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सा पौधों में वृद्धि के लिए नहीं होता है, तो आपका ऑक्सिन दे देगा, जिबरेलिन दे देगा, साइटोकाइनेस देगा, एक और एब्सिलिक अम्ल दे देगा। तो आप एब्सिलिक अम्ल को सही मारेंगे क्योंकि ये तीनों पौधों में वृद्धि के लिए होते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेस पौधों में वृद्धि के लिए होता था। एब्सिलिक अम्ल जो होता है था एथिलीन, पौधों में वृद्धि के लिए नहीं होते हैं। आपसे एथिलीन या फिर एब्सिलिक अम्ल को लेकर क्वेश्चन उठा सकता है, इसमें से इस टाइप का मैंने बता दिया आपको। तो यह जो आप ऑक्सिन का प्रयोग खरपतवार नाशक 2,4-D में किया जाता है। आपने देखा होगा 2,4-D एक नाम की दवा आती है जिसे अगर खर या फिर आप कह लेते हैं दूब, आप सुने होंगे दूब नाम, तो वहाँ अगर मारते हैं इसको तो ये पूरा मूर्छित हो जाता है, पूरा जल जाता है। तो आप 2,4-D नामक दवा ऑक्सिन का प्रयोग करके ही बनाया जाता है। तीसरा जो आपका है कि IAA यानी कि इंडोल एसिटिक अम्ल, IBA इंडोल ब्यूटिक अम्ल, I3PA यानी कि पायरुविक अम्ल आदि ऑक्सिन के उदाहरण हैं। ऑक्सिन के उदाहरण आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो IIA, IBA, I3 और PA, और वैसे कोई पूछता है तो इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल ब्यूटिक अम्ल और पायरुविक अम्ल आदि ऑक्सिन के उदाहरण हैं। और ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करना होगा कि ऑक्सिन की खोज किसने की, कब की, तो ऑक्सिन की खोज वेंट नामक वैज्ञानिक ने 1928 में की थी। ऑक्सिन की खोज वेंट नामक वैज्ञानिक ने 1928 में की थी। और जिबरेलिन्स की खोज कुरोसावा ने 1926 में की थी। जिबरेलिन्स की खोज कुरोसावा ने 1926 में की थी। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद कर लीजिए, अभी और आएंगे। अब देखिए अभी तक 50 से अधिक जिबरेलिन्स ज्ञात की जा चुके हैं, यानी कि 50 से अधिक अभी तक जिबरेलिन्स जो हैं ये खोजे जा चुके हैं। और अगला जो आपका है कि साइटोकाइनेस की खोज मिलर ने 1956 में किया था। हाँ, साइटोकाइनेस की खोज मिलर ने 1956 में किया था। और यह इसका क्या उपयोग है, यह मादा यानी कि जो नर मादा यानी कि औरत समझ लीजिए, मादा पुष्पों में ये पुष्पों की संख्या को बढ़ाते हैं। अगर ये आप डालेंगे ये दवा तो ये जो है इनकी संख्या को बढ़ाएंगे मादा पुरुषों की। और अगला जो आपका है कि एब्सिलिक अम्ल की खोज यानी कार्न एडिकेट ने
दो वैज्ञानिक थे एब्सिस अम्ल को खोजने वाले, कार्न और एडिकेट ने 1961 से 1965 में किया था। यानी कि कार्न ने किया था 1961 में और एडिकेट ने किया था 1965 में, और आगे चलकर दोनों का मान्य हो गया। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि और किसी चैप्टर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पढ़ाए जाएं तो बिल्कुल पढ़ाए जाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेहनत लगता है दोस्तों, तो शेयर कर दीजिए। और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप कमेंट कीजिए कि कौन सा आपको अगला टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पर चाहिए, तो अपने सजेशन जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।